सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आपके वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल मंथ का ये हमारे थर्ड वाले वीक का पहला वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो आंसर होगा नोमैडलैंड को। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 2021 में ये बाफ्ता अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 74th एडिशन है। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमैडलैंड को। अच्छा, बेस्ट फिल्म के अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? देखो 4 पॉइंट याद रख लिया करो, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म तो हो गई नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर रहे एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी की। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुना गया किसे? मिसिंग यंग वुमेन को। और ये बात हो रही है बाफ्ता अवार्ड्स 2021 की। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के बारे में, जो कि इसका 78th एडिशन था। उसमें भी बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड, और उसके बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लोए झाओ, नोमैडलैंड की है ये। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार को। आपको याद होगा इस साल की स्टार्टिंग में आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है भुवनेश्वर कुमार को। और इसी तरह से लगातार तीसरे भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, क्योंकि जनवरी और फरवरी का भी जो अवार्ड है वो भारतीय खिलाड़ियों को ही मिला है पुरुषों में। जनवरी का किसको मिला था? ऋषभ पंत को। और फरवरी का मिला था रविचंद्रन अश्विन को। और मार्च का मिला है भुवनेश्वर कुमार को। और अगर मार्च महीने की ही हम बात करेंगे कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला, तो लिजेल ली को मिला है। ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। मैं आपको तीनों महीने का फिर से बता देता हूं, जो कि आपको याद रखने हैं। यहां से प्रश्न आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। किस महीने का आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। देखो, जनवरी में पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत चुने गए। महिलाओं में शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे, पुरुषों में रविचंद्रन अश्विन चुने गए। महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट, इंग्लैंड की प्लेयर है। और मार्च में हमने देखा पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। देखो, आईसीसी से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। स्थापना 1909 में हुई। सीईओ मनु साहनी है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नाडा के महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा सिद्धार्थ लॉन्गजाम। तो आईएएस अधिकारी हैं ये सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम, और इन्हीं को नाडा के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। ये किन की जगह लेंगे? नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। नाडा मतलब क्या हो गया? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? सुनील शेट्टी को। बाकी एस रमन सिडबी के सीएमडी बने, अतीश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे 48th नंबर के। अच्छा बताइए, अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा नासा ने। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अपने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है। आर्टेमिस मिशन की बात करेंगे तो नासा का ये चंद्र मिशन है, मून मिशन है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और शायद आपको याद भी हो, हमने पढ़ा था नासा जो है ये पहली बार इस आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजेगा। तो एक तो महिला होंगी और एक अश्वेत पुरुष होंगे, ये दोनों चांद पर जाएंगे इस मिशन के तहत। अश्वेत मतलब हो गया ब्लैक, ब्लैक मतलब जो अंग्रेज नहीं है, जिनकी गोरी चमड़ी नहीं है अंग्रेजों की तरह। अच्छा, अमेरिका के अभी पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने थे? लॉयड ऑस्टिन बने थे। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की इसरो आप जानते ही हो। जाक्सा ये जापान की है, और सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। फिर बताइए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो आंसर होगा ब्राजील।
देखो ब्राजील जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर या फुट में बोलेंगे तो 141 फुट की ऊंची प्रतिमा बना रहा है, जो कि रियो डी जेनेरियो में स्थित जो 30 मीटर ऊंची 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रेडिमर स्टैचू है उससे भी ऊंची होगी। और दुनिया में सबसे ऊंची क्या यही है? नहीं, मैक्सिको में 249 फुट की मूर्ति है। उसके बाद पोलैंड में 172 फुट की स्मारक के निर्माण के बाद ये जीसस क्राइस्ट की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जो बना रहा है कौन? ब्राजील। ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल होती है ब्राजीलिया। अभी इसरो ने ब्राजील के पहले सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था जिसका नाम है अमेजोनिया 1। अच्छा बताइए, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो अभी बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कक्षा 9 से 12वीं तक का जो सिलेबस है और कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी किताबों की ई लाइब्रेरी तैयार कर दी है। मतलब वे अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगी आपको। कहने का मतलब ये हो गया। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ ने इसे तैयार किया और इसके अलावा हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप जानते हो भारत की पहली चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और भारत का पहला FPO पोर्टल ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। देखो बिहार की कैपिटल तो पटना होती है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी आपको याद होगा बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिला था। फिर बताइए 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन का साविल शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को होस्ट करेगा। इसे आखिरी बार 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। देखो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी इसकी यूरो है। प्रधानमंत्री है पेड्रो संचेज। फिर बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उधमपुर। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। एक्चुअली में 2020-21 में उधमपुर जिले ने 560.49 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अच्छा बताइए ई संता जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है? तो आंसर होगा एक्वाकल्चर उत्पाद। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है ना कौन? पीयूष गोयल। इन्होंने अभी हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए, समुद्री प्रोडक्ट्स के लिए ई संता नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलीय खेती करने वाले किसानों यानी कि एक्वा फार्मर्स को सशक्त बनाना। तो इस पोर्टल के तहत किसान अपनी उपज ई संता पोर्टल पर बेच सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये खरीदारों और किसानों के बीच में एक पुल की तरह काम करेगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। अच्छा चलो आप मुझे बताओ अभी किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था? तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। और बताइए अभी किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल को लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। और एक और प्रश्न बताओ कि किस कंपनी ने अभी महिलाओं को उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया था? याद है क्या? गूगल ने। वैसे भी आपको यह भी याद होगा मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। फिर बताइए अभी हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। जैकिंडा आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री है। और ICC के चेयरमैन भी न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले उनका नाम है। फिर बताइए भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसको कहते हैं माना फॉरेस्टा, ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा ये एक ऐसी आवासीय बहुमंजिल इमारत है
जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। तो ये अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। अच्छा, अभी आपको याद होगा जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, यहाँ पे भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर खुला है किसानों के लिए। और अभी आपको याद होगा लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया था। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है सांची, मध्य प्रदेश में। अच्छा बताइए, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वैसे अभी आईपीएल तो रोक दिए गए, लेकिन जब तक ये चल रहे थे अभी, तो वहीं से ये प्रश्न आता है कि 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के हैं और आईपीएल में तो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। और अब आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं। दूसरे स्थान पर हैं एबी डिविलियर्स 237 छक्कों के साथ, और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी 216 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था, ये इस बार इसका 14वां संस्करण था, क्योंकि इससे पिछला वाला जो 13वां संस्करण हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। अच्छा, आईपीएल से सबसे ज्यादा यानी कि 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल से सबसे ज्यादा कमाने वाले विदेशी खिलाड़ी पूछा जाए तो 100 करोड़ रुपए के साथ एबी डिविलियर्स, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और इस साल के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? क्रिस मॉरिस थे, ये भी साउथ अफ्रीका से ही है और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ये। इन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। संजू सैमसन का नाम भी वैसे न्यूज में था। अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मत। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिस्टीन वर्मत को सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया है। वैसे मैरिक गारलैंड के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने थे। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और एंथोनी ब्लिंकन वहाँ के विदेश मंत्री बनिए। वहाँ विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। और एक नाम और याद रख लो, जेनेट येलेन का, पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। अच्छा, अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो युद्ध अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार हम करते हैं, और टाइगर ट्रैम्प करते हैं, कोप इंडिया, ये सारी एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिका के साथ में। अच्छा बताइए, अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका निधन हो गया। नाम क्या है उनका? जीवीजी कृष्णमूर्ति है। तो 1993 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे ये, अब इनका निधन हो गया। अच्छा, वैसे अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं आपके, क्या नाम है उनका? चंद्रा नाम है, 24वें नंबर के। बाकी बलबीर सिंह पूर्व हॉकी प्लेयर थे, ये बलबीर सिंह जूनियर, जिनका भी निधन हो गया। और योगेश प्रवीण, ये सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे योगेश प्रवीण, जिनका भी निधन हो गया अभी। फिर बताइए, विश्व कला दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट्स डे 15 अप्रैल को। तो कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। सिंपल याद रखो, वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है कब? 15 अप्रैल को। फिर बताइए, अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं, 2021 का तो ये ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, जबकि पिछले साल वाला यानी कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा, हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वैसे आपको याद होगा, अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार, और तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। फिर बताइए, कौन सा देश अपने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से 10 लाख टन से अधिक विषाक्त जल को समुद्र में छोड़ेगा? तो आंसर होगा जापान। एक्चुअली में 2011 में जापान में बहुत भीषण भूकंप आया था और उसी के कारण फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसमें प्लांट का जो कूलिंग वाटर था वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के मिलने से दूषित हो गया
और तब से ही जापानी सरकार ने इस पानी को फुकुशिमा दाइची प्लांट में टंकियों में स्टोर करके रखा है। तो पानी की जो पहली रिलीज है लगभग 2 सालों में की जाएगी। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान में हमारे राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड 2020 की जो लिस्ट आई थी उसमें जापान का सुपर कंप्यूटर टॉप पे रहा था, उसका नाम था फुगाकू। और भारत का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, वो उस लिस्ट में 63 नंबर पे था। अच्छा चलो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, बताओ फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में उत्कृष्टता केंद्र उड़ीसा जल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस अकेडमी में जल और अपशिष्ट जल के उपयोग के बारे में ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये अपनी तरह की पहली अकेडमी होगी जिसका मुख्य उद्देश्य है जल क्षेत्र में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और सेवा स्तर को बढ़ाना ताकि ग्राहकों को संतुष्टि और बेहतर स्वास्थ्य व पर्यावरण परिणाम मिल सके। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने सस्ती किराया आवास योजना को भी शुरू किया था। महाराष्ट्र ने अभी महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया था। बताइए कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन बने? एस मुरलीधर। फिर बताइए हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 49th नंबर पे। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर के अभी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 को जारी किया है जिसमें भारत 49 नंबर पे रहा। एक्चुअली में 49 नंबर पे 2 देश रहे, भारत और थाईलैंड। टॉप पे कौन सा देश रहा? टॉप पे रहा स्वीडन, सेकंड पे रहा यूएसए और थर्ड पे स्पेन रहा। तो टॉप 3 मैंने आपको बताया, ये याद रखना और भारत की रैंक आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको याद होगा अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 139 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे तो नॉर्वे था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था और इसमें टॉप पे 2 देश थे, एक तो न्यूजीलैंड और एक डेनमार्क। फिर बताइए हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा पगलिया। तो अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म है पगलिया, उसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। और ये जो पगलिया नाम की फिल्म है इसका निर्देशन और निर्माण विनोद सेम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। अभी आपको याद होगा 67th जो अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को और 66th नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। फिर बताइए विश्व आवास दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को और इसकी थीम आप याद रख लो, वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। फिर बताइए कौन सा संस्थान पहली बार अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि फूड सिस्टम समिट का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ये सितंबर 2021 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट का आयोजन करेगा। और ये जो शिखर सम्मेलन होगा, ये जो समिट होगी, ये सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। फिर बताइए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। हर साल ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इसकी थीम रही एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड यानी कि परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। हीमोफीलिया क्या है, मतलब क्या होता है इसमें? इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है,
क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन या कारकों का अभाव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और उसको थोड़ी भी चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है तो फिर वो निकलता ही रहेगा, ब्लड क्लूट होकर रुकेगा नहीं। अच्छा बताओ, ब्लड क्लूटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के। और याद रखना, हीमोफीलिया को हम ब्रिटिश रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशज एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। और वैसे 17 अप्रैल को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि भी होती है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। फिर बताइए, अभी सीबीआई के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? रंजीत सिन्हा। सीबीआई के पूर्व निदेशक थे ये रंजीत सिन्हा, जिनका अभी निधन हो गया। वैसे वर्तमान में सीबीआई प्रमुख कौन है? प्रवीण सिन्हा। अभी जीवीजी कृष्ण मूर्ति, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका निधन हो गया था। और डॉक्टर करला सुब्बा राव, ये प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे, इनका भी अभी निधन हो गया। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विजडन अलमानक के 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अलमानक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया। तो 1971 से 2021 के बीच प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का चयन किया गया। जैसे कि विराट कोहली को 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया, सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का वनडे प्लेयर चुना गया, कपिल देव को 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर चुना गया। इसके अलावा इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं बेन स्टॉक, उनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो बेथ मुनी हैं, उनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। और वेस्ट इंडीज के जो ऑलराउंडर हैं किरोन पोलार्ड, उनको लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित 4 बुकों को जारी किया। आपको बताना है इन बुकों के लेखक कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोर मकवाना इसका आंसर होगा। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित 4 बुकों को रिलीज किया है। मैंने बताया बुकों को किन्होंने लिखा है, किशोर मकवाना ने लिखा है। अब इन बुकों के नाम भी ध्यान रखो। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। देखो, अंबेडकर जी से कुछ प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको याद ही है, मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 31 मार्च 1990 में। और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? एक तो महात्मा गांधी जी और बाबा राव अंबेडकर जी ने। अच्छा, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्या भूमि। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। और बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर में है। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये मिलेगा आपको नागपुर में। अच्छा बताइए, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ प्रश्न आप याद रखना। बाकी देखो, प्रोफेसर शरद पगारे का नाम आपने सुना होगा। अभी 31वां व्यास सम्मान इन्होंने जीता अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। जबकि शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनको अपने उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खंजर नाम का एक अभ्यास का आयोजन किया था? तो आंसर होगा किर्गिस्तान के साथ। तो अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये खंजर नाम का अभ्यास हुआ था। कहां पे हुआ था? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। अच्छा बताओ, अभी काजिंद नाम का अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दश्त-लिक नाम का अभ्यास हुआ था। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक होती है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है सदर जापरोव। फिर बताइए, अभी हाल ही में 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रॉबर्टो बेनिगनी को। तो ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल के इतालवी निर्देशक व एक्टर हैं ये रॉबर्टो बेनिगनी।
जिनको 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो 1997 में प्रदर्शित हुई थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर दिलाया था। अच्छा, क्रिस्टीन वर्मथ ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी। जेनेट येलेन, ये नाम आपने सुना होगा, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। फिर बताइए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है जिसे 2021 में रिलीज किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, देखना किसी न किसी एग्जाम में। सुरेश रैना की यही आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे मई 2021 में रिलीज किया जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये सुरेश रैना ने खेल लेखक भरत सुंदरम के साथ मिलकर लिखी है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। अभी सोनू सूद की भी न्यूज में थी आत्मकथा, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और हमारे जो चेस प्लेयर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पिछले साल उनकी भी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर, ये भी याद रखना। फिर बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस आप बोल दीजिए, इसके रूप में मनाया जाता है। और ये दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्थ ऐप मानस को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये कृष्ण स्वामी विजय राघवन, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है मानस। मानस का मतलब होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? ये एप्लीकेशन विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए टेली परामर्श के साथ समर्पित है। अभी आपको याद होगा, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने ई संता नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और कुछ समय पहले हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। और हमारे कृषि किसान व कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। और गाइस देखिए, पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने में जो भी बैकलॉग चल रहा है हमारा, वो सारा क्लियर हो जाए और मई में भी साथ के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलें, ताकि हम मई के महीने में पीछे ना रह जाएं। और अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर ने चाहा, तो इस महीने के एंड में हमारे सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे और हम बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। बाकी प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छे लगते हैं तो इन्हें आप लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट और मोटिवेशन ही हमें इस काबिल बनाता है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ लगती है वो भी हम पॉसिबल कर जाए। एक सपोर्ट, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।